हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट सीरीज। ठीक है, क्या स्टार्ट किया हमने? 15 मिनट सीरीज, जिसमें हम चैप्टर्स को पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे और उसी को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा अच्छे से एलोबरेट तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ना देखो, रिसोर्स किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें ये समझना होगा कि रिसोर्स कहा किसे जाता है। तो जो भी चीज, दैट मीन्स कि एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ठीक, जो कि इन्वायरमेंट में है, विच कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो हमारी वो नीड को फुलफिल करे, जो भी ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, जो भी वो हमारी नीड को फुलफिल करे, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, ठीक है, आसानी से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इजिली एसेस कर पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब भाई प्रोडक्ट जो भी हमें मिनरल चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए या हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल मतलब कि जितना हमें कॉस्ट लगना है ना, लग रहा है ना, तो उससे ज्यादा का वो क्या दे, एक प्रॉफिट दे। ठीक है ना, यानी कम पैसे में थोड़ा हमारा काम हो जाए, है ना। बेसिकली इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, थोड़ा पैसे कम लगने चाहिए, सिंपल भाषा में। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि पब्लिक सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट कर पाए, है ना। ऐसा ना हो कि अब मान लो कि एक जगह पूरी बिल्डिंग बनी हुई है ना, मानो पहाड़ी है, और पहाड़ को ही वहां पे क्या है, वहां पे हमें पता चल गया कि हाँ भाई ऑयल है, तो हमने क्या कर दिया, उसको निकालना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं ना। तो कल्चरली वहां के जो लोग होंगे वो क्या करने लगेंगे, आपका रिवॉल्ट करने लगेंगे, विद्रोह करने लगेंगे, बॉयकॉट करने लगेंगे, है ना। तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से वहां की कल्चर को भी आप डिस्टर्ब करोगे। और इकोनॉमिकली तो फिजिबल ऑब्वियस बात है नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी हमारा रिसोर्स का नहीं होगा। तो रिसोर्स होने के लिए क्या बनना पड़ेगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our need. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। समझ में आया? क्या होना चाहिए, वो तो हमारी एक तो सेटिस्फाई करे नीड को, दूसरा टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे। सेकंड चीज कि अब बात आती है कि ये जो हमने पिक्चर देखी, इस पिक्चर को देख रहे हो आप, ये क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसको जो इंटरेक्शन का जो एक तरीके से क्या है, जो तीनों को एक तरीके इंटरेक्ट करा रहा है ना, जिसका आप की रोल कह सकते हो, ठीक है, की पॉइंट कह सकते हो एक तरीके से। की पॉइंट वो कौन है, ह्यूमन बीइंग है। कौन है, ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट, देखो अगर हमें फिजिकल एनवायरनमेंट को एसेस करना है ना, हमें फिजिकल एनवायरनमेंट का बेनिफिट्स उठाने हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। उस टेक्नोलॉजी को किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू। जैसे इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, रिसर्च होगा, है ना। या फिर उस टेक्नोलॉजी से हम फिजिकल एनवायरनमेंट से जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन में ही होगा। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशन बनाना पड़े, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेस निकल रहा है उसका यूज करने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाना पड़े, तो तीनों चीज को जो इंटरेक्शन वो करा रहा है वो कौन है, वो आपका ह्यूमन बीइंग है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या है, इसमें की कंसेप्ट है या की पॉइंट है, ठीक। दैट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्या करता है कि इन्वॉल्व इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, एंड ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट, ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्रिएट क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर पाए, एक्सलरेट कर पाए। सही बात है भाई, जो भी हमें रिसोर्सेस मिलेगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट तो उठाना पड़ेगा ना। और मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये नहीं होगा कि हाँ, तो जैसे आप डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज बनती हैं, रॉ मटेरियल से उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाया जाता है, उस बीच में जो भी उसमें प्यूरिफिकेशन होता है, तो वो भी एक तरीके से क्या इंस्टीट्यूशन ही है। फिर उस रॉ मटेरियल के जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में भेजना, फिर वहां पे उसके प्रोडक्ट बनना, उससे भी अलग अलग प्रोडक्ट बनना, तो वो भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन ही है। सीधी सी बात है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर का इंटरेक्ट कराता है किसको, टेक्नोलॉजी, और फिर क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे क्या वेलफेयरनेस आए, क्या है, वेलफेयरनेस आए कहीं नेशन में, ठीक है, जिससे कि पब्लिक को क्या मिले,
पब्लिक को एक तरीके से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो बाय जॉब के थ्रू, बाय जॉब के थ्रू, ठीक है, तो इनकम के थ्रू इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में कि ह्यूमन बींग क्या एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का। ह्यूमन क्योंकि यही क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है किसमें, रिसोर्स में, एंड यूज देन फिर उसको क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। सीधी सी बात है, ह्यूमन बींग क्या एसेंशियल कंपोनेंट रिसोर्स का, जो मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, जो मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। जैसा अब यहाँ पे केस दिया हुआ है कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेचुरल में दो तरीके, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल मतलब सीधी सी बात है रिन्यू, जो कि क्या आ जाए, फिर से नेचर से मिल जाए, इजिली मिल जाए। नॉन रेन्यूएबल जो नेचर से इजिली ना मिल पाए, है ना, जैसे सीधी सी बात है नेचर से मिलना मुश्किल हो। और दूसरा है ह्यूमन वाला, तो ह्यूमन में आपके स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन आ गया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आ गई, है ना, कितनी क्वांटिटी निकालनी है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। रेन्यूएबल में भी दो तरीके हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्लो, वाइंड विंड एंड वाटर, एंड सेकंड बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। नॉन रेन्यूएबल में आप देखोगे रिसाइक्लेबल होता है, जो मेटल्स होते हैं, एंड नॉन रिसाइक्लेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये आपके डिवीजन हो गए नेचर का, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल में कॉन्टिन्यूअस फ्लो एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, नॉन रेन्यूएबल का रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, ह्यूमन का स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स को डिवाइड किया गया, रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट किया गया, है ना। तो ये चार तरीके हैं जिसके थ्रू रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। चलो तो हम इस पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो बायोटिक एंड एबायोटिक का केस है। बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग का केस है, किसका केस, लिविंग बीइंग का केस, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बीइंग का केस, है ना। तो बायोटिक रिसोर्सेज जो जनरली होते हैं ना, वो ऑब्टेन्ड होते हैं बायोस्फीयर से, और उनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फाना, फिशरी, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, आर कॉल्ड रिसोर्स एंड मेटल, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स हो गए। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करें तो रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल का केस आ जाता है ना। दैट मीन्स रिन्यू हो जाना और नॉन रेन्यूएबल। तो भाई देखो, जो भी रिसोर्स रिन्यू हो जाए या रिप्रोड्यूस हो जाए फिजिकली, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे, रेन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेस, है ना। और इसी को हम डिवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूअस और, आपके यहाँ पे हमने पढ़ा था भी कॉन्टिन्यूअस फ्लो और बायोलॉजिकल में, किसमें, कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल में। कॉन्टिन्यूअस फ्लो और, ये कॉन्टिन्यूअस और फ्लो हो गया, एंड बायोलॉजिकल, एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, ये केस है। तो अब नेक्स्ट आता है, इसमें एग्जांपल क्या कहता है, सोलर वाइंड है, सोलर विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किसका, बायोलॉजिकल का हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ऑकर तो करते हैं बट वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम की वजह से, ठीक है, लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। तो जब ऐसा केस होगा तो सीधे सीधे जब समय लग रहा है तो ये नॉन रिन्यूएबल में ही गिन लेंगे, क्योंकि यार उतने में तो कितनी जनरेशन चली जाएंगी, है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको फॉर्मेशन में, तो इनके इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो जैसे आपके मेटल्स हो गए, अब ये रिसाइक्लेबल भी होते हैं, और सम फॉसिल फ्यूल्स टाइप होते हैं जो रिसाइकल भी नहीं हो सकते। समय के साथ क्या होंगे, एग्जॉस्ट होते जाएंगे, यूज के साथ जितने ज्यादा यूज करते जाएंगे वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे। तो ये भी केस है, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स का केस आ गया, है ना। तो दो तरह का केस देखा हमने, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल का केस आता है। देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेस होता है ना, ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। सीधी सी बात है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन किया जाएगा। जैसे पीपल विलेज में, आपके गांव में लोगों के पास लैंड होते हैं, अर्बन एरिया में लोगों के पास प्लॉट होते हैं, हाउस होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज होती है। जहाँ पर प्लांटेशन हो गया, पास्चर लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गए, वाटर इन वेल्स हो गए, सारे क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेस में भी आ जाते हैं। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का मतलब होता है जो एसेसिबल होता है सारे मेंबर ऑफ द, ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी के लिए, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्ले ग्राउंड्स हो गया। ये सारे क्या है, आपके कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन बाय कंट्री और नेशंस, ठीक है, ऑल द मिनरल्स, वाटर,
फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द अब ध्यान सुनो, ये क्या लाइन कह रहा है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट मीन्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। यानी जैसे मान लो कि ये इंडिया है, तो ये कोस्ट है ना, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, आपका क्या होगा, टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया होगा, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जाएगा, यानी 22.2 किलोमीटर तक, ये एरिया टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर इंडिया जो है कुछ भी कर सकता है, यानी जो भी आपका ओशनिक एरिया है, ठीक है, उस नेशन का है ना, वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। लाइक यहाँ पे वो पब्लिक बसा सकता है, आइलैंड बना सकता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है, यहाँ से रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर सकता है, वट जो भी, रोड बना सकता है। तो रोड, कैनाल्स, रेलवे एटसेट्रा, ये सारी चीजें किसके बिलोंग हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सीधी सी बात है, किसके द्वारा रेगुलेट किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ये क्या होता है, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize this without a concurrence of international institution। सीधी सी बात है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी एरिया होगा, वो जो होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आ जाएगा। दैट मीन्स वहां पे कुछ भी अगर रिसोर्स होगा, उसका कोई इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकती है ना, बिना कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब तुम लोग थोड़ा सा डिफर कर रहोगे कि सर ठीक है, ये तो हो गया इंडिया, मान लो ये इंडिया हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपने कहा कि इंडिया का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद तो ये एरिया क्या आएगा, है ना। तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। देखो इस पे ना, जो ये कोस्टल कंट्री है, ये कोस्टल कंट्री मीन इंडिया कोस्टल कंट्री है, कोस्टल कंट्री इसका ही वो होगा, मतलब वो क्या करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज, उसको क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है बिना किसी परमिशन के, है ना। लेकिन वो यहाँ पे कुछ बाउंड्री, कुछ अपना कुछ बना नहीं सकता, वो नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज का। देन आफ्टर इसके बाद जो भी एरिया आएगा 200, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, कितना, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, नॉटिकल माइल्स तक, लगभग 230 किलोमीटर तक का केस आता है। कितना आता है, 230 किलोमीटर तक का केस। और उसके बाद वाला जो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज का केस आ जाता है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। ये कौन सा होता है, जो आपका टेरिटोरियल एरिया के बाद आता है, को या नेशनल रिसोर्सेज जो इसके बाद आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यही चीज है। देखो अब नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज which belong to the world are known as international resources. Utilization of these resources does not need the consent of international bodies। और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बॉडी का कंसेंट चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रिवर, वाटर, कोल हो गया, इसमें आगे स्पेस हो गया, ओशन रिसोर्स हो गया, बियॉन्ड द ईईजेड हो गया, बियॉन्ड द ईईजेड यानी इकोनॉमिक, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या पढ़ा था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेरिटोरियल वाटर किसे कहते हैं, जो हम 12 नॉटिकल माइल्स तक कह रहे थे, ये टेरिटोरियल वाटर किसे कहते हैं। देखो ये एक्चुअली होता है नियर द कंट्री, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, कि बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। सीधी सी बात है, इंडिया हुआ, ये आपका टेरिटोरियल वाटर, इसके बाद वाला इकोनॉमिक क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, क्या हुआ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, है ना। तो ये कोस्टल कंट्री, ये कंट्री है, इसका ही जुरिडिक्शन होगा दोनों एरिया में, ठीक है। लेकिन वैरी करेगा, जैसे टेरिटोरियल वाटर का फुल जुरिडिक्शन होगा, इस वाले में क्या होगा, फुल जुरिडिक्शन होगा। टेरिटोरियल एरिया में क्या होगा, फुल जुरिडिक्शन होगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होगा, कोस्टल कंट्री को जुरिडिक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, किसके ऊपर, नेचुरल फिश, ऑयल एंड गैस के ऊपर। और मैक्सिमम वेट कितनी होती है, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। अब यही चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे, डिफरेंस क्या है टेरिटोरियल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। कि देखो दो तरह के रिस्पेक्ट से डिफरेंस है। फर्स्ट, जुरिडिक्शन ऑफ कोस्टल स्टेट विद इन द ईईजेड ओनली पर्टेन टू नेचुरल रिसोर्सेज, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होता है। एंड कोस्टल स्टेट हैज फुल जुरिडिक्शन विद इन टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी के अंदर क्या होता है, फुल जुरिडिक्शन होता है, और यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझ में आई बात, ये कोस्टल एरिया, ये टेरिटोरियल वाटर एरिया, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और देन फिर ये आपका इंटरनेशनल वाला आ जाए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब इसमें चार, तीन तरीके से आता है, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स आता है। क्या आता है, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक्स एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं, देखो ये क्या होता है कि
जो कि रीजन में फाउंड तो है, द रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूज्ड, जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि वो रीजन में हमें पता तो चल गया कि अच्छा वहां पे वो चीज है, बट उसका भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो वो राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी का तो पोटेंशियल है, बट अभी तक उस तरह से डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली। डेवलप्ड रिसोर्स किसे कहते हैं कि रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। रिसोर्स सर्वे हो चुका है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिटरमाइन की जा सकती है, की जा चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, बट द डेवलपमेंट रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात कर रहा है। तो भाई वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है और लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी, अगर ये मिल जाएगा तो डेवलप रिसोर्स का यूज कर पाएंगे, अगर ये टेक्नोलॉजी उस तरह से डेवलप नहीं हुई और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं आई तो डेवलप रिसोर्स का यूज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हो जाती है। अब आती है बात स्टॉक्स की। चार चीजें, स्टॉक्स भी अलग है यहाँ पे। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, ध्यान से सुना, स्टॉक्स किसे कहते हैं, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human need but human beings do not have the same appropriate technology to access or called stocks। यानी मटेरियल्स कुछ है जो सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन नीड्स को, बट ह्यूमन के पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो स्टॉक्स को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो ये हो जाए, जैसे हाइड्रोजन कैन बी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे पास अभी उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स क्या होता है, सबसेट ऑफ स्टॉक्स होता है। क्या होता है, सबसेट ऑफ स्टॉक्स, that means which can be put into use with the help of existing technical know-how। मतलब जिसको हम यूज तो कर सकते हैं with the help of existing technical know-how but their use has not been started, लेकिन अभी तक उसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। और दे कैन बी यूज टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जैसे वाटर इन द डैम्स का केस है, फॉरेस्ट हो गया, इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं बट अभी तक नहीं कर पा रहे। तो ये रिजर्व होता है, सबसेट होता है स्टॉक का, जिसके पास हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से हम यूज तो कर सकते हैं बट अभी तक हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, या नहीं शुरू हुआ है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसमें आपको सारी वो छोटी छोटी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।